वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हिस्ट्री के प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। ये कालानुक्रम वाले प्रश्न पूछे जाने लगे हैं अब, ठीक है। वैसे तो काफ़ी पूछे जाते थे पिछले 10 वर्षों में भी, लेकिन पिछले 3-4 साल में जो है यूपीएससी ने भी ये 1 से 2 क्वेश्चन रखने लगी है। यूपीपीसीएस तो पूछता है। चलिए, तैमूर का आक्रमण भारत पर और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? बाजार नियंत्रण नीति को कौन लेकर आया? और मलिक छज्जू का विद्रोह का वो बताइए। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। सांकेतिक मुद्रा एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, सबसे पहले है मलिक छज्जू का विद्रोह। उसके बाद बाजार नियंत्रण नीति अलाउद्दीन खिलजी की, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और सबसे अंत में या सबसे नया है तैमूर का भारत पर आक्रमण। तो 4-3-2-1 हो गया। कहीं ऑप्शन में है क्या? है सी, 4-3-2-1। तो भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद के काल में हुआ था, 1398 में। सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया था। कब? 1329 से 30। बाजार नियंत्रण नीति को लेकर आया था अलाउद्दीन खिलजी 1296 में ही। और मलिक जलालुद्दीन खिलजी के समय 1290 में कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू द्वारा विद्रोह किया गया था। तो सबसे पहले 1290 में मलिक छज्जू ने विद्रोह किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति 1296, मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30, और सबसे नया है 1398 में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण नसरुद्दीन महमूद के काल में। इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की। इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गियासुद्दीन को हराकर लखतौनी पर अधिकार किया था क्या? बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और सी है इसका आंसर। तो इल्तुतमिश जो है ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, गुलाम था। वह प्रथम इलवरी तुर्क शासक तथा दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं बल्कि 1229 में बगदाद के खलीफा अल अल मुंतसिर बिल्ला से प्राप्त की थी। 1226 में बंगाल के सुल्तान गियासुद्दीन को हराकर लखतौनी पर उसने अधिकार कर लिया था इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि गंगे कोंड थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन परातंग नहीं है, राजेंद्र प्रथम है। तो राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र का नाम था राजेंद्र प्रथम। वो सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति यानी राजराज प्रथम की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया, और राजेंद्र प्रथम का काल जो है वो चोल काल का चरमोत्कर्ष काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण किया तथा पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगे कोंड की उपाधि धारण की थी। प्रश्न इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसने पाल शासक महिपाल को हराया और गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की? कौन था वो? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम का पुत्र। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य बोलते हैं, उनसे संबंधित है। तो गुप्त शासक 61 का मथुरा लेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मेगास्थनीज के लेखन में एग्रोनोमाई निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए, एग्रोनोमोई कौन थे मेगास्थनीज के लेखन में? पुलिस अधिकारी नहीं थे, नगर के अधिकारी नहीं थे, प्रांतीय अधिकारी नहीं थे, ग्रामीण अधिकारी थे एग्रोनोमोई। तो मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित एग्रोनोमोई ग्रामीण अधिकारी थे। यह अधिकारी जो है नदियों की देखभाल,
भूमि की नापतोल, जलाशयों का निरीक्षण और लहरों की देखभाल करते थे। यह अधिकारी शिकारियों पर भी नियंत्रण रखता था और उसे लोगों को पुरस्कृत और दंड देने का अधिकार था। इस एग्रोनोमोई को इसकी पहचान कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित अध्यक्ष और अशोक के शिलालेख में वर्णित रज्जुक से की जाती है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश निम्नलिखित में से कहाँ दिया था? सारनाथ। सारनाथ सबको रटा होगा, लेकिन सारनाथ तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा ऋषिपत्नम, ऑप्शन नंबर डी। तो 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को हुआ था ज्ञान प्राप्त, और ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। इन्होंने सबसे पहले ऋषिपत्नम में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था, और ऋषिपत्नम एक स्थान है वाराणसी में, सारनाथ के निकट। तो थोड़ा डीप जाके प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। और यह प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये तो पूछा ही जाता है, ठीक है, कि क्या धर्म चक्र प्रवर्तन है, क्या महाविनिष्क्रमण है। कई बार पूछा है कि महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया था। यूपी पीसीएस आरओ में बहुत पूछते हैं इसको, ठीक है, यूपी पीएससी आरओ में। सारनाथ घुमा फिरा कर। सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? बताइए। बिंदुसार के। तो बिंदुसार के समय सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था। इसे एनसीईआरटी में कहीं कहीं डायमेकस, कहीं डिमेकस, दोनों तरह से लिखा हुआ है। कनिष्क निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो चौथी बौद्ध संगति के बाद 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था, एक हीनयान और दूसरी महायान। तो ये था महायान संप्रदाय से संबंधित। तो कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडबलन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, तथा अश्वघोष थे इसके उपाध्यक्ष। इसी समय बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। प्रथम जैन समिति किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? जैन समिति की बात हो रही है, बौद्ध संगति की नहीं, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। तो प्रथम जैन समिति जो है वो 4th शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। और द्वितीय जैन सभा की अगर बात करें तो 6ठी शताब्दी में बल्लवी में देव धीर्गणी या श्रमा की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी द्वितीय जैन सभा। ठीक है। प्रथम जैन समिति या सभा जो है स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और दूसरी श्रवण की अध्यक्षता में, बल्लवी में दूसरी और पहली पाटलिपुत्र में, ये याद रखना। देवर्दी गणी बोलेंगे, पढ़ेंगे इसको, ठीक है, या श्रवण। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। नरसिंह मेहता निम्नलिखित में से किस भक्ति शाखा से जुड़े थे? ये इम्पोर्टेंट है। किससे जुड़े थे? वैष्णव भक्ति शाखा से। तो देखिए, नरसिंह मेहता वैष्णव भक्ति शाखा से जुड़े थे। वे 15वीं सदी के गुजरात के संत कवि थे। उनके द्वारा रचित वैष्णव जन तो तैनो कहिए पीर पराई जान रहे जो भजन है वो महात्मा गांधी का प्रिय भजन था। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा क्या थी? रोपड़, संघोल, आलमगीरपुर या राखीगढ़ी? उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल हिड्डन नदी के किनारे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलमगीरपुर का उत्खनन कब हुआ था? 1958 में। किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा का नाम याद रखना। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? बताइए। किस हड़प्पा पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? राजस्थान के कालीबंगा से। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है।
ठीक है, यह सैंदव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसकी खोज की थी 1951 में। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कालीबंगा में एक कुएं के समीप 7 आयताकार वेदियां एक पंक्ति में मिलती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से हड्डी की मातृ देवी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड्डी की मातृ देवी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। ऑप्शन नंबर डी। तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर क्षेत्र में अवस्थित है बेलन नदी घाटी। ठीक है, बेलन नदी घाटी के लोहंदा नामक पुरा स्थल से हड्डी निर्मित मातृ देवी की मूर्ति जो है वो उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता सूर्य का नाम नहीं है? वैदिक देवता सूर्य का नाम सावित्री भी है, सविता भी है, विष्णु उरुक्रम भी है, लेकिन विश्वकर्मा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। तो सावित्री हो गया, विष्णु उरुक्रम हो गया, सविता हो गया, वैदिक देवता सूर्य से संबंधित है, जबकि विश्वकर्मा शिल्प के देवता हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन्हें भारत में प्रागैतिहासिक अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? किसने किया था भारत में प्रागैतिहासिक अध्ययन का आरंभ? बताइए। HD संकलिया नहीं है, डी टेरा नहीं है, कामियाणे नहीं है, ये है रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट। पहले भी चर्चा हो चुकी है इस प्रश्न पर, बशर्ते ऑप्शन बदले हुए थे वहाँ पर। तो भारतीय प्रागैतिहास के जनक जो हैं ब्रिटिश भूवैज्ञानिक रॉबर्ट फुट ब्रूस थे, और इन्होंने 33 वर्ष तक जो है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में बिताए। तो 15 प्रश्न थे हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।